हम अपने इष्ट को नमन करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आज ये पाठशाला में आप सब के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले मैं आगे बात करने से पहले इस पाठशाला के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। अभी तक जितनी मीटिंग्स हमारी होती थी, हम हमेशा क्राउन एंड एबव लीडर को सुनते थे। उन लीडरों से हम मिलते तो थे जिन्हें हम इस पाठशाला में सुना हमने, लेकिन उन्हें कभी हम सुन नहीं पाते थे। लेकिन इस पाठशाला के जरिए हम वैसे वैसे लीडरों से रूबरू हुए जिन्हें हम में पता नहीं था कि वो इतना अच्छा बोलते हैं। कुछ लीडर्स हैं हमारी नॉलेज में जिन्हें हम पहली बार सुने इस पाठशाला में, और लगा कि यार बहुत अच्छे लीडर्स हमारी कंपनी में और अच्छा मोटिवेट करते हैं। हम गोविंद राठौर जी से मिले, अमर यादव जी से मिले, रामटेक सर से मिले। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्हें हम हर मीटिंग्स में रूबरू होते थे, हाय हेलो करते थे, लेकिन कभी उन्हें सुन नहीं पाते थे। लेकिन इस पाठशाला ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, मेरा मानना है कि ये लीडरों की एक फैक्ट्री है जिससे हम बहुत सारे लीडरों को निखार सकते हैं और उन्हें आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो इस पाठशाला के लिए एक बार धन्यवाद मैनेजमेंट को भी, माननीय एमडी सर को भी और सीएमडी सर को भी, पूरी मैनेजमेंट टीम को, कि अगर ये जो शुरुआत की है हमने, अगर इसको कंटिन्यू ले चले, इस 75 दिन के बाद भी हम आगे बढ़ाते रहें, तो हम बहुत अच्छे अच्छे लीडर निकाल सकते हैं और अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उनकी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। तो ये पाठशाला वाकई में बहुत शानदार चल रही है, और इस पाठशाला के अंतर्गत आज मुझे भी आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। हम ऐसे तो मिलते ही हैं, लेकिन आज कुछ चीजों का आदान प्रदान करेंगे। आप सभी लीडर्स हैं, सभी अपलाइन सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टॉप सीनियर जेपी रॉय सर हैं, मुकेश गुप्ता सर हैं, इनसे तो हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होता है जय किशोर मोरल जी से। ब्रजेश सिंह जी हैं, उन्हें भी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं। सभी लीडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर आदमी का एक अपना मेंटर होता है जिसकी बात उसे अट्रैक्ट करती है और उसके कुछ ना कुछ पॉइंट उसे काम आ जाते हैं, उसके बिजनेस में, उसकी लाइफ में। जरूरी नहीं कि सभी की बातों को हम फॉलो करें और सबकी बातें, सही बातें आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो, लेकिन सभी लोगों के कुछ बातें, कुछ पॉइंट आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आपको बस सोचना है कि उसके कौन से पॉइंट आपको रिलेट करते हैं। मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी और इंट्रोडक्शन पे बात करना चाहूंगा। नाम मुकेश कुमार सिंह है, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं इस पाठशाला में। मैं अपने लिए बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में मैक्सिमम अपने स्टोरियां सुनी होगी कि मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता था, मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मैं साइकिल से चलता था, मैं बहुत गरीब था, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मैंने इतने पैसे कमाए। साथियों, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि लोगों का नजरिया इस इंडस्ट्री के प्रति ऐसा ही है कि ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ में ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग तरीके से आई। जिसने भी मुझे ज्वाइन कराया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चाहे वो जबरदस्ती ज्वाइनिंग हुई, और आपको सुन के अजूबा लगेगा कि इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग जबरदस्ती हुई, और मेरी लाइफ की ये पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डायमंड बनना ये हर एक नेटवर्कर का ड्रीम होता है, और इत्तेफाक से मुझे मेरी पहली कंपनी में मिला, और ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी भी। तो डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री से मैं बहुत भागता था, मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री शायद मेरी किस्मत बनाएगी और मुझे इस इंडस्ट्री में आना होगा। पेशे से मैं इंजीनियर था। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद 9 साल नौकरी की है। मैं महाराष्ट्र में था, फरीदाबाद में था, फिर उत्तराखंड रुद्रपुर में मैंने ज्वाइन किया था। जब भी कोई नेटवर्किंग कंपनी की बात करता था तो मैं 3 किलोमीटर भाग जाता था कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना। इत्तेफाक से कोई
जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, जैसे अभी शुक्ला जी ने बात की, तो मैं चाहूंगा शुक्ला जी के एक बार आप लोग ताली जरूर बजाएं, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया। शुक्ला जी ने एक पॉइंट बात की कि आप कैसे मार्केट में लोगों को पहुंच सकते हैं, कि उन्होंने कैनोपी की बात की, और मैं कैनोपी से आया हुआ बंदा हूं। वो बंदा किसी और कंपनी का कैनोपी लगा के काम कर रहा था, उसने मेरा नाम लिया, एंट्री ली, मोबाइल नंबर लिया, और मुझे अप्रोच करने लगा, वो किसी और सेगमेंट के लिए। लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया उसके उस सेगमेंट में। एक दिन इत्तेफाक से वो मोरल कंपनी का अपना एक्सेल गाइड बुक लेके आता है मेरे पास, और कहता है मुकेश जी आपके घर में मसाले, चाय, जो घरेलू सामान के उपयोग इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा होते हैं। तो मुझे एक्सेल गाइड बुक देके गया। तो मैंने उसे देखा, और देखने के बाद मैंने कुछ खास नहीं इसको इग्नोर किया, क्योंकि मार्केट में मैंने कंपनियां देखी थी, ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में मिली नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, और ये जितनी बातें हो रही हैं ये रियल, मतलब सब कुछ रियल है। तो ऐसा हुआ कि मेरी मदर को इस कंपनी में आने का मैं रीजन बता रहा हूं आपको, और इससे आपको अपनी कंपनी की ताकत भी पता चलेगी कि एक प्रोडक्ट कितने डायमंड दे सकता है आप लोग को। मेरी मदर अथराइटिक्स की पेशेंट है। मैंने बहुत इलाज कराया, हम लोगों ने काफी सारी एमआरआई कराई, लेकिन उन्हें कुछ खास फर्क नहीं होता था। तो एक्सेल गाइड बुक मैंने पढ़ा था, तो मुझे अर्थो सुधा किट जो है अपना, वो मैंने देखा था कि यार ये अथराइटिक्स में काम करता है। और उस वक्त मैं रुद्रपुर में था। अभी मैं मीटिंग जो ले रहा हूँ छपरा से ले रहा हूँ, मेरा होम टाउन छपरा है, लेकिन मैं पिछले 14 सालों से रुद्रपुर में रहता हूँ। मेरी फैमिली वहां स्टे है, वहां अपना मकान है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को मंगाया और अपनी मदर को दिया एज ए यूजर। ठीक है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग मेरी हुई थी, वो बंदा जबरदस्ती मेरा फॉर्म भर गया, मेरे घर प्रोडक्ट देके गया। तो मुझे भी लगा कि यार इस बंदे को मैं प्रोडक्ट वापस करूंगा। मैं कहीं बाहर था, मेरे घर वालों का फोन आया कि एक बंदा आके आपके यहाँ, हाँ, ये प्रोडक्ट दे गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा यार बहुत सारी चीजें हैं, जो उनके टॉप सीनियर थे उनसे मेरी फोन पे बात हुई। तो मुझे इतनी सारी चीजें समझ नहीं थी उस वक्त, लेकिन मैं कॉर्पोरेट से काम जुड़ा हुआ बंदा था, तो कुछ सर्टिफिकेशन की नॉलेज थी मुझे। मैंने एसोचैम, सीआईआई, पीएचडी, रेरा, ये सब जो चीजें सर्टिफिकेशन है, मैंने सीआईआई की ऑडिट कराई थी, मैंने टीपीएम की ऑडिट कराई है, मैंने आईएसओ की ऑडिट कराई है, 26,000 की, और सास की, इन सब की ऑडिट कराई है मैंने, 40,001 की ऑडिट कराई है। तो जिस कॉर्पोरेट में था तो मुझे सर्टिफिकेशन का नॉलेज था, तो मुझे इतना पता चला कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, इसके पास बहुत सारे अच्छे सर्टिफिकेशन है। दैट्स ऑल। वहां पे बात मैंने हामी भर दी, ठीक है पैसा मैंने दिया हूँ। लेकिन अर्थों आने के बाद मैंने अपनी मदर से 2 दिन बाद का रेस्पॉन्स पूछा, और जब उन्होंने उस दवा को लिया, तो मेरी मदर के हाथों में ना, सुबह उठने के बाद हाथ वो रख नहीं पाती थी, जकड़न होती थी हाथों में। 2 दिन बाद मैंने उसमें कैसा रिजल्ट है, तो उन्होंने बोला अच्छा है हाथ, अब मतलब मैं रख पाती हूँ। मुझे ये लगा कि यार ये इसके प्रोडक्ट में तो काफी अच्छे रिजल्ट हैं। और वहां पे एक फ्रेंचाइजी थी, हमारे सीनियर प्रशांत अग्रवाल जी भी हैं, उनकी फ्रेंचाइजी थी वहां पे। तो मैं जॉब के बाद पार्ट टाइम उस फ्रेंचाइजी पे जाने लगा। मुझे लगा कि यार यहाँ पे बैठ के कुछ सीखा जा सकता है, मेरा आना जाना वहां हुआ। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि मेरी कंटिन्यूटी थी। अगर मुझे लेट भी होता था तो मैं डायरेक्ट कंपनी से ऑफिस में पहुंचता था। उसके बाद अगर टाइम मिलता था तो मैं घर से आके भी जाता था, लेकिन कंटिन्यूटी जरूर थी। मैं रोज आधे घंटे 1 घंटे के लिए उस फ्रेंचाइजी पे जाता था, 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे जॉब करने के बाद भी। क्योंकि कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज है ना जो आपको आगे बहुत काम करती है, आपके काम में भी, आपके विजन में भी, आपके नॉलेज में भी। और जब मैं कंटिन्यू में जाने लगा तो वहां बाकी सारी चीजों की भी बात होने लगी, कि मोरल में रियल एस्टेट है, फार्मा है। तो सही बताऊं तो मैं पार्ट टाइम इन्वॉल्व हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये जो बाकी प्रोडक्ट है इन्हें मैं अप्रोच तो नहीं कर सकता, लेकिन रियल एस्टेट को मैं अप्रोच कर सकता हूँ। और सही बताऊं तो जैसे बात होती है इस इंडस्ट्री में ड्रीम की, मेरा एक ड्रीम था, मुझे विदेश छोड़ करना था। और 2009 में जिस लास्ट कंपनी में मैं काम करता था, वहां मुझे इटली जाने का ऑफर आया था।
उस वक्त मुझे पासपोर्ट कंपनी से ही बना के मिले थे, उधर ही से सब सारी चीजें हुई थी। लेकिन एक एग्रीमेंट की वजह से मैंने इटली जाना मना कर दिया, लेकिन पासपोर्ट मेरे पास था। उस वक्त थाईलैंड का टूर चल रहा था और कुछ लिमिटेड टाउनशिप थी, उस समय 5-6 टाउनशिप थी, और बनारस की साइड पे फुल पेमेंट पे था थाईलैंड का टूर। अब तो बहुत आसान हो गया है थाईलैंड टूर, पहले बहुत। तो मुझे ये लगा कि यार मैं यहाँ विदेश यात्रा कर सकता हूँ। मुझे उस समय पैसे की उतनी नहीं थी कि मैं पैसा कमाऊं। पैसा मैं कमा रहा था, 30-40 हजार रुपये मुझे, मेरी उस वक्त सैलरी 40 हजार रुपये थी। और मैंने थाईलैंड टूर के लिए लोगों से बात करना शुरू किया कि मैं बनारस की जमीन अगर सेल करता हूँ तो मुझे थाईलैंड टूर मिलेगा। मैंने कुछ लोगों से बात किया, क्योंकि कहीं भी आदमी पहले अपने नियर एंड डियर से शुरू करता है, तो हमने भी अपने रिलेटिव में अप्रोच किया। और हमारे एक रिलेटिव है, उन्हें बनारस में जमीन चाहिए थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्लॉट को मैं बेच के पहली बार थाईलैंड गया और मोरल से पैसा कमाया, आज तक मैं उस साइट पे गया नहीं हूँ। मैं रजिस्ट्री कराई उस प्लॉट की, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। वो साइट पे गए जिन्हें लेना था, उन्होंने देखा, बोला साइट बढ़िया है, और जैसे तैसे करके उसका पेमेंट हुआ 1 महीने के अंदर। फुल पेमेंट करके मैंने थाईलैंड टूर अचीव किया और मैं पहली बार विदेश यात्रा गया। मुझे ना प्लान की जानकारी थी, ना मुझे प्रोडक्ट की उतनी जानकारी थी, और ना ही मुझे स्टार गोल्ड क्लब वगैरह कोई जानकारी नहीं थी। पहला मेरा विदेश टूर था, और देखिए इत्तेफाकन मैं कंपनी ज्वाइन होने के 2 महीने के अंदर ही विदेश टूर गया था। और वहां पे मेरी मुलाकात जयकिशोर मोरल जी से हुई थी। तो वहां मुझे जाके लगा कि ऐसी भी दुनिया होती है। हमने कभी, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला अपने काम से बाहर निकलने का। फिर वहां से आने के बाद फिर मैंने और चीजें खंगालना शुरू की, यार और क्या क्या है यहाँ पे करियर बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि हाँ, फार्मा भी है, हर्बल भी है, हेल्थ केयर भी है, एग्रो भी है। तो इतना कुछ होने के बाद फिर भी मैं जॉब में था। मैं हर सैटरडे विजिट के लिए निकलता था लखनऊ, कस्टमर से बात करके। संडे विजिट कराता था, मंडे फिर मैं कंपनी ज्वाइन करता था। ऐसे लगभग 1 साल तक चलता रहा, और मैंने 1 साल में पार्ट टाइम में 5-6 लाख रुपए मदद से कमाए। तो पैसा मैं दोनों हाथों से बटोर रहा था उस वक्त। एक जॉब वाले के लिए जब एक सैलरी इनकम आती है तो उसे लगता है कि यार ये पैसा काफी ज्यादा। तो फरवरी में एक मीटिंग थी, उसके बाद मैंने इमीडिएट, मेरा कोई प्री प्लान नहीं था कि मुझे जॉब रिजाइन करके फुल टाइम मॉडल करना है। इमीडिएट एक डिसीजन लिया। इसके बहुत सारे गवाह हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ थे उस वक्त। उन्होंने मना भी किया कि मुकेश जी आप अभी जॉब ना रिजाइन करें, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, क्योंकि एक शब्द, एक लाइन मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करता था। बहुत अच्छे राइटर है, लेखक भी हैं। उनका एक लाइन था कि आप अपनी लाइफ में कितने कामयाब हैं कोई मायने नहीं रखता, आप उतने कामयाब हैं कि नहीं जितने आपके अंदर क्षमता है। तो मुझे ये लगता था कि क्या मैं इसके लिए बना हूं, मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी। पैसे होते थे तो टाइम नहीं, टाइम होता था तो पैसा नहीं। तो मैंने कहा इस इंडस्ट्री में ना मैं करियर बना सकता हूँ। और आपकी लोगों को पता है, मोरल एक ऐसी संस्था है जहां आप 6 महीने 1 साल के लिए मतलब मत आइए कि नहीं चलिए देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। क्योंकि मार्केट में 90% कंपनियां जहां लोग सिर्फ ट्राई के लिए जाते हैं कि चलो ठीक नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो पार्ट टाइम, मेरे भाई साहब आ गए, मेरे दोस्त आ गए तो ज्वाइन कर लेता हूँ। मोरल एक कैरियर प्लान है जहां सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जनरेशन भी इसको आगे करेगी। तो मैंने मोरल को एज ए कैरियर एडप्ट किया कि नहीं, मुझे अब यही करना है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक इंसान की अच्छी खासी सैलरी, एक अच्छा खासा कैरियर चलता हुआ, आज के डेट में लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी की ये हालत है। और मैं एक रोजगार लिया हुआ बंदा बैठा था, एक अच्छी खासी सैलरी, एक अच्छी खासी जिम्मेदारी, फैमिली थी, एक बच्ची थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर, और मैंने इफ और बट कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं, अब मैं मोरल ही फुल टाइम करूंगा। और उस वक्त मेरे ऊपर कुछ लोन भी चल रहे थे। सोचिए कितना बड़ा डिसीजन था। इसीलिए कहता हूं जैसे क्रिप्टो करेंसी शेर की सवारी है, नेटवर्किंग कलेजे वालों का बिजनेस है। मैंने ये बात माननीय एमडी सर से ही बताई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत इंस्पायर की। उन्होंने भी कहा कि मुकेश, मैं नहीं कहूंगा कि तुम रिजाइन करो, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग सक्सेस का रेशियो बहुत कम देखते हैं।
लोग इसको पार्ट टाइम में ज्यादा एडप्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही, मैंने कहा सर वो तो मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि मुकेश, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा, तुम किसी की मत सुनना, अपने दिल की सुनना। मैंने कहा सर यहां से आवाज आ चुकी है। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन, पीछे कभी पलट के नहीं देखा। उतार चढ़ाव आते हैं, समय एक जैसा नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर आपका गोल, आपका दृढ़ संकल्प अगर जागृत है, आप अपने आप से कमिटेड हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। बहुत सारे उतार चढ़ाव पिछले कई सालों में हमने देखे भी, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि लोग कहते नहीं है कि मैं अपने खानदान का पहला लड़का हूं जो विदेश यात्रा किया, जो मैं पहला हूं जो कि मैं हवाई यात्रा किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए हमारे पास, क्योंकि इतनी जर्नी है, इतनी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में आपको ना हमेशा इंस्पायर करती हैं। आपको वो जो मैंने रिजाइन के बाद कुछ टाइम झेला, मतलब ये समझिए कि घर में माहौल कैसा होगा, जिस ने मेरे अपने साथ मेरी बेटी की शादी की, वहां पे माहौल क्या होगा, मेरी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मतलब एक इंजीनियर से शादी करने के बाद और एक बंदा नेटवर्कर, जब मैं रिजाइन दे रहा था तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने भी मना किया कि नहीं तुम इस इंडस्ट्री, मुकेश तुम गलती कर रहे हो। मैंने कहा सर मैंने डिसीजन ले लिया है, और जब मैं एक बार डिसीजन ले लेता हूँ पीछे पलट के नहीं देखता। तो उतार चढ़ाव सर बहुत देखे, लेकिन आज सक्सेस भी हम ही देख रहे हैं। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है। सक्सेस क्या होती है, एक स्टोरी होती है, और स्टोरी में क्या होती है, एक जर्नी होती है। सक्सेस एक ऐसी चीज है जो कोई भी जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस हमेशा, कोई कहे कि मेरी सक्सेस का राज ये है, नहीं, सक्सेस हमेशा एक जर्नी है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, ये चलता रहता है। दूसरा, जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, हम कुछ मोटिवेशन की बात करेंगे, कुछ कंपनी की भी चर्चा करेंगे। ये पार्ट है लगभग 45 मिनट 1 घंटे का सेशन चलेगा, हमने 3 पार्ट में डिसाइड किया है। आपने मेरी जर्नी सुनी है, और भी चीजें हैं, समय हमारे पास लिमिटेड है, फिर दोबारा मिलेंगे तो और भी चीजें बात करेंगे। सक्सेस हमेशा क्या होता है ना, एक स्टोरी होती है जिसके साथ एक जर्नी चलती है, और सक्सेस हमेशा जो होती है, जो होता है, ये जर्नी के साथ चलता है और एक डेस्टिनेशन नहीं होता, ये चलता रहता है। दूसरा, सक्सेस हमेशा 2 चीज लेके आता है, फेलियर और क्रिटिसाइज। जब भी आप अपना गोल निर्धारित करते हैं कुछ लोगों से हटके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हमेशा इंडिया में तो खासकर यही देखा है कि ये अलग काम है, और जब आप दुनिया से कुछ अलग करने जाते हैं तो 2 चीज आपके साथ हमेशा रहती है, एक फेलियर और एक क्रिटिसाइज। आप फेल भी होते हैं, दुनिया भी आपसे कहती है कि अच्छा देखता हूँ क्या कर लेते हैं, बहुतों ने देखा कर लिया, बहुत लोग आजमा चुके हैं, उनको देखा इनको देखा, ये चीजें। अब रही बात इन 2 चीजों को, और फेलियर, फेलियर हमेशा 2 चीज लेके आता है, एक एक्सपीरियंस और एक अपॉर्चुनिटी। फेल एक सक्सेस का पार्ट है, जर्नी का पार्ट है फेलियर, असफलता सफलता का पहला स्टेप है। इसीलिए फेलियर हमेशा 2 चीजें लेके आता है, आपको एक्सपीरियंस देता है कि आपने क्या गलती की, कहाँ सुधार करना है, कहाँ अप्लाई सही तरीके से नहीं किया चीजों को, ठीक है, और उसके बाद आपको दोबारा मौका देता है। इसीलिए फेलियर से कभी ना डरे, ठीक है। दूसरा, जब भी आप काम करें, जब भी आप काम करेंगे तो हमेशा आपको और चीजें मिलेंगी। जैसे एक छोटी सी कहानी समझिए, माइंडसेट का सारा खेल है। जब भी आप कोई चीजों पे काम करने के लिए लगते हैं तो दिमाग आपका कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं, तो हमेशा आदमी 2 दिशाओं में भटकता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको कोई नेगेटिव पार्ट नहीं दिख रहा, तो सक्सेस हमेशा आपके साथ रहेगी। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक क्लास में एक क्लास टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी, और उसी वक्त उस क्लास में एक बच्चा सो रहा था।
और उन्होंने उस बोर्ड पे लिखा, एक सवाल लिखा, और उन्होंने बच्चों से कहा कि ये सवाल मैं भी नहीं बना पाया हूं अभी तक। ठीक है, तभी उस बच्चे की नींद खुलती है। उस बच्चे को लगता है कि ये आज का होमवर्क है, वो बच्चा नोट कर लेता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो बच्चा उसको उसी तरह ट्रीट करता है जैसे रेगुलर होमवर्क को ट्रीट करता है, कि मुझे होमवर्क मिला है, अगर इसे मैं नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे टीचर डांटेंगे, तो ये मुझे करना है हर हाल में। और उस टास्क को वो पूरा करता है, उस सवाल को सॉल्व करता है, और अगले दिन जाके वो सवाल वो टीचर को दिखाता है। टीचर मतलब शॉक हो जाता है कि ये तुमने कैसे कर लिया। कि पीछे का मतलब जानते हैं? बाकी बच्चों से सवाल सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों के दिमाग में एक चीज थी कि जब टीचर से सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे से कैसे होगा। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में था कि ये टास्क है, मुझे पूरा करना है। तो इसलिए इस दुनिया में कोई भी चीज, सॉरी मैं थोड़ा सा, सॉरी साथियों, एक्चुअली थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई। आ, मैं बात कर रहा था उस पे कि दिमाग हमारा वही देखता है जो हम उसे दिखाते हैं। तो इसलिए माइंड को हमेशा आप अपने उस दिशा में ले जाए जहां आपको लगता है कि पॉजिटिव हो, उसे हमेशा सॉल्व करने की सोचें। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसमें भी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में, जहां मल्टी सेगमेंट अप्रोच है, सोच के देखिए कि मोरल बाकियों से अतुल्य कैसे है। क्योंकि हम बात करते हैं फील्ड में जाके कि मोरल के पास फार्मा है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, रियल एस्टेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हम बाकी कंपनियों से कंपेयर में अपने मोरल को बेहतर बताते हैं और आके बेहतर हैं हम। लेकिन क्या हम पैरेलल अप्रोच कर रहे हैं? हम मल्टी सेगमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम मल्टी सेगमेंट अप्रोच कर रहे हैं? ये पूछने की जरूरत है। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति का अपना एक कोर फील्ड होता है, उसे एक अपने कोर सेगमेंट में इंटरेस्ट होता है, वो किसी ना किसी एक फील्ड में बहुत बेहतर कर सकता है। जैसे जब मैं शुरू किया था तो मैंने रियल एस्टेट से शुरू की थी, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और जब भी मौका मिलता है मैं सेल्फ उस पर फोकस करता हूँ। आज कोऑपरेटिव पे भी हम काम करते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर बनने के लिए, जिसे आप लीड कर सके टीम को, आपको बेसिक नॉलेज सारे सेक्टर की होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी सेगमेंट के लिए आपका डाउनलाइन आपको फोन करता है या जानने की कोशिश करता है, या कोई आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूछता है किसी अदर सेगमेंट के बारे में, तो उस वक्त आप अपने अपलाइन को या कोई एक्सपर्ट को फोन ना लगाएं। ऐसी नौबत ना आए लगाने की। आप इतनी नॉलेज जरूर रखें जिससे आप उस बंदे को संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाइड कर सकें। आपको 4 बेसिक प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए उस सेक्टर के, टाउनशिप के रेट के बारे में, लोकेशन के बारे में, एमिनिटीज के बारे में, टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जो भी चीजें हैं उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर से नहीं भी बिलोंग करते हैं तो आपको 4 प्रोडक्ट की डेमो और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो कहाँ काम करता है, कब काम करता है, कैसे काम करता है, किस पौधे में लगाया जाता है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन है कि अगर आपको सक्सेस होना है, मोरल में खासकर बड़ा मुकाम पाना है और एक अच्छा लीडर बनना है जिससे आप अपनी टीम को मेंटरशिप कर सकें, लेकिन काम ऐसा करना है कि जिससे आप इंस्पायर हो और आपकी टीम इंस्पिरेशनल। तो इस तरह से काम करना है। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि सर मेरे लिए ना ये, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। जैसे जब से हमारे पास क्रिप्टो आया है, मैक्सिमम लोग क्रिप्टो को प्रमोट करते हैं, बाकी सेगमेंट को भूल चुके हैं। इससे असर पड़ता है टीम पे भी और आप पे भी, इन फ्यूचर में भी।
क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बताते हैं लोग को कि हम अगर किसी कारण से कुछ हुआ किसी अदर सेगमेंट में तो हमारी मोरल की जो कार्यकर्ता है कभी बेरोजगार नहीं होंगे। अगर आपका उस पर पकड़ होगा तो थोड़ी सी आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई, हम सभी ने पढ़ाई की है, कोई 10वीं क्लास तक पढ़ा है, कोई इंटरमीडिएट किया है, किसी ने ग्रेजुएशन की होगी, किसी ने टेक्निकल कोर्स किया होगा, किसी ने पीएचडी की होगी। जैसे कि हम पढ़ाई के समय हर बंदे का जो सब्जेक्ट होता है, किसी ना किसी कोई ना कोई किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, मास्टरमाइंड होता है, डिस्टिंक्शन लेके आता है, उसको वो सब्जेक्ट बनाने में बहुत मजा आता है। तो किसी का मैथ अच्छा फेवरेट होता है, किसी की हिस्ट्री अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है। लेकिन पास होने के लिए उसे पास मार्क्स सभी सब्जेक्ट में चाहिए। अब वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर मुझे तो, मैं तो मैथ में बहुत अच्छा हूँ, मैं सिर्फ मैथ का एग्जाम दूंगा, बाकी का मुझे सर आप पास कर दो ऐसे ही। तो ऐसा नहीं होता है, आपको बाकी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तभी जाके आपकी रिजल्ट आएंगे। इसी तरह से मोरल में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सारे सेगमेंट में फोकस करना होगा, पैरेलल टीम के साथ, तभी जाके एक अच्छा मोरल परिवार का निर्माण होगा, सभी अच्छा ग्रोथ करेंगे, सारे सेक्टर हमारे बहुमुखी विकास करेंगे। उसी तरह से अब लोग कहते हैं कि सर जो सक्सेस होता है, सफलता होती है, मोरल में किसी का, अब जैसे शुक्ला जी ने कहा कि कोई 1 साल में उस सक्सेस को पा लेता है, कोई 5 साल में पाता है, किसी को और भी ज्यादा लगते हैं। उसके पीछे का एक कारण है फोकस। अगर किसी चीज पे आपके पूरी तरह से फोकस है और आप कमिटेड है तो आप कम समय में चीजों को ज्यादा गेन करेंगे। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, मतलब अपने बारे में, अगर कोई मीटिंग होती है मुझे 70% चीजें ऐसे ही याद हो जाती हैं। अगर किसी कोई प्लान आया है, कोई अपडेशन हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरी आंख, मेरी कान, मेरी दिमाग सब पूरे इस पे फोकस होता है। मेरा फोकस है पूरी तरह से कि नहीं मुझे ये करना है और मेरी इसी से मेरी जिंदगी चलनी है, मेरी लाइफ चलनी है, मेरा फ्यूचर बनना है। तो फोकस जब तक नहीं होगा, अब जैसे जिसका सक्सेस रेशियो कम है, कोई बहुत अच्छे सक्सेस हो गए हैं, जबकि प्लान सेम है, कंपनी सेम है, मैनेजमेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, रिवार्ड सेम है, टाइम भी सबके लिए सेम है, ऑफर्स भी सबके लिए सेम है, लेकिन कोई उसी में डिस्टिंक्शन ला लेता है, कोई जल्दी ही डायमंड बन जाता है, कोई जल्दी ही सक्सेस पा लेता है। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, टीचर भी सेम होते हैं, क्वेश्चन पेपर भी सेम आता है, लेकिन उसी में कोई फेल कर जाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन लाता है, सब कुछ बराबर था। उसी तरह मोरल में हमारे लिए जिस फॉर्म को भर के मैं आया हूं उसी फॉर्म भर के आज भी लोग आ रहे हैं, और पहले आगे भी आए हैं, और मेरे पीछे भी लोग आए हैं। तो उसके पीछे का एक ही कारण है, फोकस। अगर फोकस नहीं है आपका चीजों पे तो आपका सक्सेस रेशियो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। और कहते हैं कि अगर सक्सेस समय से ना मिले, देर से मिला हुआ सक्सेस ना सक्सेस मिलने के बराबर होता है। आपको पता है टाइम लिमिट हो चुका है क्लब रिवार्ड के लिए, तो स्पीड को बहुत तेजी करने की 200%, 1000% आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप ही की टीम आपको कंप्लेन करेगी कि सर मुझे रिवार्ड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो हम अभी तक लोगों को तक उस सिस्टम को आगे तरह से अप्रोच नहीं कर पाए हैं। हम आज भी प्लान देते हैं तो रिवार्ड तो बताते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो टर्म एंड कंडीशन है उसे नहीं बताते हैं कि स्टार के लिए 4 लोगों के नीचे बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए 10-10 हजार, गोल्ड स्टार के लिए आपको एक नीचे स्टार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, और इतना टाइम लिमिट है।
ये सारी चीजें बताने की बहुत जरूरत है। हम प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, रिवार्ड में जाके 2-3 स्टेप बताते हैं, उसके बाद हम, हाँ सर 20 या 25 करोड़ का रिवार्ड है, ये आपको इतने साल में मिलेगा। उसके आगे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। दूसरा, गोल जो हम बनाते हैं, ठीक है, गोल हमेशा प्रोग्रेसिव और रियलिस्टिक होना चाहिए। और दूसरा, वर्दी में होना चाहिए कि अगर मुझे जाना है कहीं, ऐसा नहीं कि नॉन वर्दी गोल हो, यानी कि गोल आतंकवादी बनने के लिए भी होता है, लेकिन गोल हमेशा वैसा होना चाहिए जो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। दूसरा, सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल है एक कंटिन्यू अप्रोच और फोकस। ये दो चीज अगर आपके पास है, और भी चीजें ऐड हो जाती है उसमें। जैसे गोल हमेशा डेली बेस पे होना चाहिए। हमेशा हम लोगों को बड़ा गोल बनाना सिखाते तो हैं, लेकिन एक टाइम में गोल होना चाहिए। और मेरा मानना है कि गोल हमेशा डेली बेस पे बना, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, ना हमारा बीते हुए कल पे कंट्रोल था, ना आने वाले कल पे कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल आज पे है। तो गोल हमेशा, मेरा मानना है कि लंबे समय का गोल तो बनाए ही, बड़ा गोल बनाए हैं कि 5 साल बाद मुझे क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डेली बेस का भी एक गोल होना चाहिए, और वो गोल हमेशा कमिटेड होना चाहिए। आज भी मैं लगभग फील्ड में 4 घंटा मीटिंग करके आया हूँ, उसका रिजल्ट कल आपको मिलेगा भी, और बहुत अच्छे मीटिंग गई है। विश्वकर्मा पूजा का आज दिन है, काफी जगह भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, हमारे अगल बगल में भी चल रहे हैं। तो गोल हमेशा जो है वो डेली बेस पे बने कि आज मुझे ना, देखिए रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कि मैं ये नहीं कहूंगा कि गोल ये होना चाहिए कि मुझे आज 5 लोगों को ज्वाइनिंग करके ही आनी, या मुझे आज 10 लाख रुपए का बिजनेस निकाल के ही आना है। नहीं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका जो कर्म है वो आपके हाथ में है। आपका गोल इस तरह से होना चाहिए कि आज मैं 10 लोगों से मोरल की बात करूंगा। वो कस्टमर भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। एक और अजूबा चीज है, बात से बातें सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का। वो मैक्सिमम 99% कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे अप्रोच करती हैं। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी एक पहली संस्था है जो आपको 2 अपॉर्चुनिटी देती है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का भी और कस्टमर बनाने का। अपने फील्ड में, अपने लोगों में हमेशा डिवाइड करके रखे कि आपको कस्टमर किन्हें बनाना है और डिस्ट्रीब्यूटर किन्हें बनाना है। ऐसी संस्था है जो पहले दिन ही लाखों कमाने का मौका देती। तो ध्यान रखें कि जब भी आप लोगों से मिले तो हमेशा गोल सेट करें कि आज जरूरी नहीं कि आप रोज एक ही काम करें, कि यानी 10 लोगों को प्लान ही दें। आप रियल एस्टेट के लिए भी कमिटमेंट करें कि आज मैं रियल एस्टेट पे 2 लोगों से बात करूंगा ही करूंगा। आज मैं एमसीसीएल पे इस प्लान के लिए 2-4 लोगों से बात करूंगा, ठीक है। और जब तक वो कमिटमेंट पूरा ना हो, कि नहीं आज मैंने 10 लोगों से कमिटमेंट किया था, आप कसम खा ले कि मैं घर नहीं जाऊंगा, जब तक इस तरह का कमिटमेंट नहीं होगा ना, सक्सेस आसानी से नहीं मिलेगी। अगर सक्सेस आसानी से मिलती सर, तो इस दुनिया का हर आदमी सक्सेस होता, कामयाब होता। मोरल में जितने लोगों की आईडी लगी है सभी डायमंड होते, सभी क्राउन लीडर होते। सक्सेस उन्हें मिलती है जो अपने आप से कमिटेड होते हैं, अपने बिजनेस से कमिटेड होते हैं, अपने लोगों से कमिटेड होते हैं, अपनी कंपनी से कमिटेड होते हैं। तो सक्सेस पर अपना गोल बनाए पर डे के हिसाब से। मैं मानता हूं कि चलिए आज आपका कुछ सेहत साथ नहीं दे रहा है, या कुछ ऐसा आपको लगे कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लाइट को लेके, मैं 1 मिनट होल्ड। ये यार इन्वर्टर काफी धोखा दे रहा है। क्षमा चाहूंगा साथियों, एक्चुअली मैं अभी छपरा में हूँ और यहाँ कभी कभी लाइट की दिक्कत होती है, इन्वर्टर भी है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है अभी बीच में। तो मैं बात कर रहा था कि गोल आप डेली बेसिस बनाए, हो सकता है कभी आपका साथ ना दे सही, तो आप उस दिन मोरल की स्टडी करें, इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, कंपनी के वीडियोस देखें, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ें। क्योंकि
जब तक कंटिन्यू अप्रोच नहीं होगा तब तक सक्सेस चल के आपके कदमों पे नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है लगातार अप्रोच करना, गोल को डिसाइड करना, और बाकी मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस आप अपना गोल निर्धारित करें। अगला पॉइंट है लर्निंग। हम मीटिंग तो सुनते हैं लेकिन उससे लर्निंग नहीं लेते हैं, सीखते नहीं। लर्निंग फोकस करना है कि आप अपनी कंपनी की नॉलेज तो रखें ही रखें। मेरा मानना है कि मार्केट में जो चल रहा है, जो आपके कंपटीटर हैं, उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं जो बाकियों से कंपेयर करते हैं। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस से ही सामने वाला अट्रैक्ट होता है। दूसरा, जितने भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो मैनेजमेंट से मिलती हो या सोशल मीडिया से मिलती हो, जो अच्छी चीजें हैं, उस इंफॉर्मेशन को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है। किताबों में बहुत नॉलेज पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो डले हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट हमेशा ऑफर देती रहती है, रोज ऑफर आते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है आप लोग को उपहार के रूप में, खुशखबरी के रूप में। वो व्हाट्सएप तक अगर सीमित रह जाए, ये मेरे लिए भी लागू होता है, ये सबके लिए है, कि जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं, मेरी डाउनलाइन या मेरे अपलाइन, मैं फील्ड में एक्टिव रहता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बिना इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इंफॉर्मेशन एक बस समझिए तो शब्द है जो आपने सुना और उसे वहीं पे छोड़ दी। उसको जब तक आप फील्ड में, अपनी टीम में, अपने लोगों में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और हमेशा दुनिया रिजल्ट को सलाम करती है। आप इतने अच्छे लीडर हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि उगते सूरज को दुनिया हमेशा सलाम करती है। इसलिए रिजल्ट में अप डाउन हो सकता है, कम ज्यादा बिजनेस हो सकता है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है कि आप दौड़ उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़े, नहीं दौड़ सकते चलें, चल नहीं सकते हैं तो रेंगे, लेकिन रुके नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में लोग, हमने सुना है कि पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन मैंने एक और चीज यहां से गेन की, वो है पहचान। पैसा और सम्मान तो इंडस्ट्री देती है, एक पहचान देती है। आज इस भारत के कई स्टेट में लोग हमें जानते हैं, चाहे वो 2 लोग ही जानते हो, लेकिन जानते जरूर हैं। तो ये इंडस्ट्री आपको पैसे और सम्मान के साथ साथ पहचान भी देती है। ठीक है, उसके बाद चीजें आती हैं कि आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग करने जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ ज्वाइन किए, किसके साथ ज्वाइन किए, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्यों ज्वाइन किया इस इंडस्ट्री को। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपका, मैंने शुरू में ही बताया कि मुझे ना विदेश टूर घूमने का बहुत शौक था, कि मुझे एक बार विदेश जाना है। उसके बाद चीजें पैरेलल आती चली जाती हैं, आपके साथ चैलेंजेस आती हैं, फिर अपॉर्चुनिटी आती है। और मैंने कहा कि सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है जो चलता रहेगा हमेशा। तो कब आए, कैसे आए, आप 2020 में आए या 2024 में आए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों आए, मोरल में आप किस लिए आए हैं, पैसे के लिए आए हैं, सम्मान के लिए आए हैं, दुनिया घूमने के लिए आए हैं, या आपके कुछ ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आए हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपका अप्रोच सही डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो हमेशा क्यों जरूर क्लियर करें। जैसे उसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देने में वैसे भी हम मास्टर हैं, हम लोग, कहानियां भी हैं मोरल वालों के पास, हम सुनते भी हैं अपने बहुत सारे अपलाइन से। जैसे एक छोटा सा है कि आपके घर में बिटिया है, बहन है, हम शादी करने जाते हैं। अगर एक जगह मना हो जाता है, हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह मना हो जाता है, हम तीसरी जगह जाते हैं।
तीसरी जगह किसी ने मना कर दिया, हम चौथी जगह जाएंगे। हम तब तक जाते हैं जब तक उसकी हम शादी नहीं कर लेते। तो जब आप उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, उसके पीछे का कारण है कि आपका वहां क्यों क्लियर है। उसी तरह जब कोई एक बंदा आपसे मना कर देता है, या कोई एक कस्टमर आपसे मना कर देता है, दूसरा मना कर देता है, तीसरा मना कर, ये उनके लिए होता है जो अभी नए लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें उनके पास नॉलेज की कमी है, उन्हें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पता नहीं है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना क्यों क्लियर करें। तो तीसरा आदमी मना कर दिया, तो आप चौथे आदमी, पांचवें आदमी तक पहुंचते नहीं, और आप अपना बैग रख लेते हैं कि सर मैं तो इतने लोगों के पास गया, लोगों ने मना कर दिया। तो पीछे का कारण है कि उसका क्यों क्लियर नहीं। तो अपना क्यों जो है, वाई हमेशा क्लियर। ठीक है। दूसरा, नॉलेज की बात तो हमने की ही, और नॉलेज के साथ साथ जरूरी है प्रैक्टिस। आज मोरल का जो प्लान है, सही मायने में आप बात करें लोगों से, तो हम बहुत सारे लीडर पहली बार में किसी लीडर को पूरा प्लान दिखाते ही नहीं है। हाँ, ये मानता हूं मैं कि जैसा सामने वाला बंदा है उस तरह से प्लान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में भी और भी जगह मैं देखता हूँ कि यार सर प्लान ना बहुत, मोरल का काफी ज्यादा हमारा प्लान बड़ा है, चाहे बाकी कंपनियों कंपेरिजन में हमें सीखने में उन्हें दिक्कत आती है कि ईडीडी क्या है, जो बाकी जो जिनके जो प्लान है। तो ये प्लान को आप सीखना जरूरी है कि आप उसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, टीम के साथ करें, अकेले में करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों का, तो आप उस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मार्केट से क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, और हमेशा रोज नए सवाल आएंगे। आज भी मेरे पास सवाल आया था, और जब वो सवाल आएंगे और आपके पास नॉलेज नहीं होगी और आप फील्ड में नहीं होंगे लगातार, तो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके अंदर एक डर बैठेगा, आपका मोरल डाउन होने लगेगा। फिर कहते हैं ना, आप मोरल में रह के अगर आपका मोरल डाउन है तो फिर आप मोरल कैसे करेंगे। तो आपको नॉलेज को बढ़ाना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, और जो सवाल मिलते हैं उन्हें ढूंढना है, उनके जवाब को, या अपने अपलाइन से ढूंढे या मैनेजमेंट से ढूंढे, या जहां भी आपको मिलता है उसके जवाब किताबों में मिलता है, ढूंढे, और उस जवाब को फिर आप सामने वालों को रिप्रेजेंट करें। तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस की, और हम यहाँ बहुत कंजूसी करते हैं। चीजें सारी चलती रहती हैं, और कॉन्फिडेंस, सामने वाला मोरल को आपके नजरिए से देखता है कि मोरल कैसी कंपनी है, मोरल का बिलीफ सिस्टम कैसा है। और ट्रस्ट एक ऐसा चीज है जो आसानी से नहीं लोग करते हैं किसी को। कहते हैं कि चीप पीपल कैन नॉट एफर्ड ट्रस्ट। जो छोटे लोग होते हैं ना, ट्रस्ट के लिए मतलब बहुत, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। विश्वास एक ऐसी चीज है, आज विश्वास है ही कि आज हमें मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। मैनेजमेंट का विश्वास है हमारे ऊपर, यहाँ हम इन्हें अगर पाठशाला में ला रहे हैं तो ये लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे बाकी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी आता है जब आपको नॉलेज होगी और लगातार प्रयास होगा, और सामने वाला आपकी कॉन्फिडेंस पे फिदा होता है कि आप अपने प्लान को, आप अपने सेगमेंट को सामने वाले के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उस पर फिदा होता है बंदा, वो आपके नजरिए से आपकी कंपनी को देखता है। अब आप मोरल को कितना बड़ा बताते हैं, कितनी अच्छी कंपनी बताते हैं, कितनी विश्वसनीय कंपनी बताते हैं, ये आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारी नॉलेज है किताबों में भी है, और हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं। मेरा जो अपना बेसिक ओपिनियन था मैंने आपके सामने रखा कि ये सारी चीजें हैं जो फील्ड में अप्लाई की जा सकती हैं, और इससे रिजल्ट लिया जा सकता है। दूसरा, मेरा मानना है कि अपलाइन का, जब आप एक लीडर हो जाए, जब आप कंपनी को, अपनी टीम को खुद प्लान देने लगे, तो मेरा मानना है कि आप अपलाइन का सहयोग कम लें। मैं एक लाइन में कहूंगा कि आप अपने अपलाइन के साथ समय कम बिताएं। डाउन लाइन के, अगर आपके पास 100% टाइम है तो 100% में 70% टाइम अपने डाउन लाइन को दें। अगर आपको तरक्की करनी है, रिजल्ट चाहिए, सक्सेस होना है, तो 70% टाइम आप अपने डाउन लाइन को दें। अप लाइन से आप तभी संपर्क करें जब रिक्वायरमेंट हो।
जब आपको लगे कि ये चीजें आपसे सॉल्व नहीं हो रही है या कुछ ऐसी बड़ी मीटिंग करनी है, तब आप ऑफलाइन का सहयोग लें। क्योंकि कामयाबी इस दुनिया में सिर्फ अपने कंधों पे मिलती है, दूसरों के कंधे पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। इसलिए ऑफलाइन आपका एक प्लस पॉइंट है। और समय समय को जितना हो सके उससे वैल्यू एडेड चीजों में लगाएं, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज है जो बहुमूल्य है। इफ विल वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं, समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी और मौत, इस बीच की जो जर्नी है, ये टाइम है। ना जन्म आपके कंट्रोल में था, ना डेथ आपके कंट्रोल में। अगर आपके कंट्रोल में कोई चीज है, वो है टाइम। वो भी कंट्रोल में क्या है कि आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। बीते हुए पल को आप करोड़ों अरबों रुपए देके खरीद नहीं सकते। इसलिए टाइम का जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी डाउनलाइन के साथ बिताएं, उन्हें समझाने में, सिखाने में, बताने में। क्योंकि टीम रिटेंशन तभी करेगी जब आपकी डाउनलाइन के पास पैसा आएगा। आप कितने कामयाब हैं उसमें आपकी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है कि आपके जरिए कितने लोग कामयाब हुए, आपके जरिए कितने लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, आपके जरिए आपके डाउनलाइन में कितने लोगों के जेब में पैसा आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं कहूंगा कि फैमिली को टाइम ना दे, इसीलिए मैंने कहा 70% टाइम डाउनलाइन को दें, 20% टाइम अपनी फैमिली को दें। क्योंकि अगर आप आज हैं या जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूं, विदाउट फैमिली के सपोर्ट के कोई नहीं होता। और जो भी चीजें हम करते हैं या जिनके लिए भी कर रहे हैं, जब एक हम जिम्मेदार पर्सन हो जाते हैं, जब हमें समझ चीजें हो जाती है चीजों को, तो हम अपने लिए कम जीते हैं, हम अपनों के लिए ज्यादा जीते हैं। इसलिए 70% टाइम डाउनलाइन को, जहां से आपकी फैमिली भी चलनी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग में एक और मिथ्या है लोगों के साथ कि 5 साल काम कर लीजिए, 5 साल सर मेहनत कर लीजिए, उसके बाद सर कुछ नहीं करना है। ये मैंने बहुतों के मुंह से सुना है। आपके काम करने का सर सलीका बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, काम नहीं कम हो सकता। क्योंकि हमेशा पोस्ट जिम्मेदारियां लेके आती हैं और ज्यादा। जब मैं स्टार था तब मेरे ऊपर कम जिम्मेदारी थी, जब मैं गोल्ड हुआ तो थोड़ी जिम्मेदारियां और बढ़ी, जब मैं ब्लू डायमंड हुआ तो और जिम्मेदारियां बढ़ी, अब मैं डायमंड हूं तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि परिवार उतना ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब मैं डबल डायमंड बनूंगा तो और जिम्मेदार, तो पोस्ट हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ लेके आता है, जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होती है। हाँ, मेरे काम करने के तरीके में बदलाव हो सकता है। जब मैं शुरुआत में बाइक से घूमता था, आज मैं कार से घूमता हूँ। पहले मैं स्लीपर क्लास में आता था, अब मैं एसी में आता हूँ। अब मैं फ्लाइट में सफर करता हूँ। तो मेरी लाइफ स्टाइल में बदलाव हो सकता है, मेरी जिम्मेदारियों में बदलाव नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है कि हम जितने लेवल पे बैठ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ रही हैं। पहले मैं इंडिविजुअल बंदों को ज्यादा मीटिंग करता था, अब मैं ग्रुप में लोगों की मीटिंग करता हूँ। लेकिन करता हूँ, समय उतना ही देना होगा जितना शुरुआत में आपने दिया। लोग एक ग्राफ बनाते हैं और कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पैसे कम आएंगे, धीरे धीरे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे। नहीं सर, वो ग्राफ होगा पहले की लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि पोस्ट हमेशा जिम्मेदारियां बढ़ाता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। जिनकी जितनी बड़ी पदवी है, जो जितने ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर उतनी ही ज्यादा कंपनी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके लेवल के अनुसार लोग आपकी कंपनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक आज सच्चाई बताऊं, आज छपरा में जो भी मेरे करीबी हैं, मुझे मतलब ये समझिए कि ये जो भी कुछ होता है कहता है यही है मोरल के, कि यही छपरा के मालिक यही है। तो आज भी लोग कहने का मतलब है कि अब आप मेरे अंदर कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम के साथ, कि अगर कोई कंपनी का नाम किसी कारण से कोई अगर बंदा कुछ गलत कहता है तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी पड़ती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जिम्मेदारियों को समझना। ठीक है, बातें बहुत सारी हैं, समय का भी ख्याल रखना है। देखिए, अब रही बात कि बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए।
अगर हमने बड़ा सोच लिया वही काफी। तो हिम्मत बड़ा करने के लिए ना बड़ा सोचने के लिए चाहिए। तो मोटिवेशन की बहुत सारी बातें और टीम में इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि मोटिवेशन से कुछ टाइम के लिए आपकी टीम मोटिवेट हो सकती है शब्दों से। अगर टीम में आप अर्निंग जनरेट कर दें, अगर आपकी टीम का हर बंदा कमाने लगे, तो आपको उसको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। क्योंकि पैसा एक ऐसी ताकत है, लास्ट में एक कविता सुनाई शुक्ला जी ने, ओम शुक्ला जी ने, कि पैसा एक ऐसी ताकत है आज के डेट में। कहते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है आज की दुनिया में, लेकिन बहुत कुछ है। और पैसा अगर उस टीम के आपके डाउनलाइन के जेब में आने लगा, तो आपको उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो मोरल के लिए लड़ जाएगा लोगों से। और ऐसे आज भी हमारे टीम में लोग हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मोरल के बारे में कोई कुछ कहे। तो ऐसे लोग हैं टीम में। अब इन सारों की चीज, इसका मेन मोटो क्या है हमारा, इस पाठशाला का मेन मोटो क्या है कि बिजनेस ग्रोथ हो, लोग लर्निंग ले, जो इतनी बातें हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला उसको इम्प्लीमेंट करें अपने टीम में जाके, अपने ग्राउंड फ्लोर पे जाके। और ऑफर्स बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते मैं कुछ उन ऑफर्स की बात करना चाहूंगा जो आने वाले 75 दिन में आपकी दशा और दिशा, आपकी भी और कंपनी की भी बदल सकते हैं। टर्नओवर 10 गुना हो सकता है। वो कौन कौन से ऑफर है, वो ज्यादा नहीं, मैं 4-5 ऑफर्स की बात करूंगा। जैसे विकास रत्न, माननीय मैनेजमेंट भी हमें हमेशा कह रही है कि विकास रत्न सभी बने। और मेरा मानना है कि जितनी एक्टिव टीम है आपके पास, जो 500 रुपए की खरीदारी करते हैं, उन सबको भी अप्रोच करिए विकास रत्न बनने के लिए। 18 ज्वाइनिंग बहुत आसान है। हमने एक एक महीने में 50 ज्वाइनिंग की मैचिंग कर गोवा टूर अचीव किया था फर्स्ट टाइम। जब हम एक महीने में 50 ज्वाइनिंग की मैचिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, तो 3 महीने में 18 ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने किया है एक महीने में 50 ज्वाइनिंग, हमारी टीम में कई लोगों ने करके गोवा टूर अचीव किया था। तो जब हम 50 ज्वाइनिंग कर सकते हैं तो 18 क्यों नहीं। और इस महीने तो 5 पे 5 ही करना है, तो 5 ज्वाइनिंग करके आप लखनऊ की टिकट भी ले सकते हैं। आप 2000 से करें, 5000 से करें या 10,000 से करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्लीपर में जाना चाहते हैं कि एसी में जाना चाहते हैं, वो डिसाइड आप करिए। लेकिन 5+5 जब कर लेंगे तो मात्र 13 रह जाएंगे आपके पास डायरेक्ट करने के लिए। और आपकी टीम में अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो 6 महीने पहले, हमारे रेडियस में जितने लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरे रेडियस में, मेरे जानने वाले अगल बगल में जो भी मेरे जानने वाला है, या तो मेरे कस्टमर है, या तो मैं उनको ज्वाइन करा चुका हूँ, या मेरे रिलेटिव है, या तो मैं उनको अपना इन्वेस्टर बना चुका हूँ, या मैं उनको ज्वाइन करा चुका हूँ। अब मेरे लिए स्ट्रेंजर ही बचते हैं। इसलिए आपके जो भी नए सदस्य हैं जो 6 महीने पहले ज्वाइन किए हैं, 3 महीने पहले या 1 साल पहले ज्वाइन किए हैं, उनसे कहें कि वो विकास महारत्न बने, वो 1008 लोग की भी ज्वाइनिंग करें। और ये पॉसिबल है, सिंपल है। इस महीने 18 ज्वाइनिंग अगर आप कर देते हैं, तो अगले महीने 18 से 18 करा के 354 हो जाएंगे। और मेरा मानो 354 से अगर आप 18 कराते हैं तो 5000 से सर ऊपर हो जाएंगे। हम 1008 ही करना है। लेकिन वही चीज है, फोकस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट यहाँ होंगी। तो ये विकास रत्न और विकास महारत्न, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक वो वाली योजना आई है जो सीमित समय के लिए दी गई है। जैसे शतरंज था, बहुतों ने उसका फायदा उठाया। साथियों, ये शतरंज से भी बेहतरीन योजना है क्रिप्टो आनंद। शतरंज कुछ महीने चला था, मेरा मानना है कि क्रिप्टो आनंद कुछ दिनों ही चलेगा, क्योंकि संस्था के ऊपर इस प्लान को लेके काफी लोड है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्रिप्टो नहीं जिसमें आईएनआर में चीजें मिलती हो, आईएनआर मिलता हो। जीरो लेबिलिटी, जीरो रिस्क, आज मैं उसी की प्लान देके आया हूं। और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। क्रिप्टो आनंद योजना सीमित समय के लिए है, लिमिटेड समय के लिए, मैं कहूंगा लिमिटेड दिनों के लिए है।
इस योजना को जितना ज्यादा आप सभी फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्रिप्टो अनंत में और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए किसी का इन्वेस्ट कराते हैं तो 20,000 रुपए आपको हर महीने INR मिल रहा है। साथियों, 0 रुपया लगेगा, अगला 5 साल में 16 लाख रुपए INR ले लेगा मोरल से। 20,000 रुपए में वो 15,000 रुपए की मोरल तरंग योजना कर दे। मैं घर से लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ उससे। तो 20,000 रुपए में से 15,000 रुपए मोरल तरंग में कर दे, हर महीने मोरल तरंग से 5,000 रुपए बचाए वो। अगले 50 महीने तक वो इसी से दे लेगा मोरल तरंग को। लेकिन जो हर महीने 5,000 रुपए वो बचाया है जिसने, 50 महीने में सर उसके पास 2.5 लाख रुपए बच जाएंगे, अप्रोक्स 1.5, हाँ लगभग 2.5 लाख रुपए। अगले 10 महीने उसको 15,000 और चलाना है, 60 महीने तक मोरल तरंग योजना। उसके पास फिर भी 1 लाख रुपए बैलेंस बचेगा। यानी इसी 20,000 से 1 लाख यहाँ प्लस बचा, और 15,000 की जो उसने मोरल तरंग योजना चलाई तो 15 लाख रुपए ले जाएगा, और 1 लाख रुपए बोनस में। यानी उसमें से बचा जो 20,000 आ रहे थे, यानी 16 लाख रुपए उसको 5 साल बाद मैच्योरिटी मिल गई, और 10 लाख रुपए का जो उसे क्रिप्टो मिला था वो सलामत है। 26 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं नॉर्मल, अगर यही रेट रहा तो। अगर रेट 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और मेरा जो अनुमान है अगले 50 महीने में जिस तरह से क्रिप्टो का बुल रन आना है और जिस तरह से मैनेजमेंट की प्लानिंग है, आपका क्रिप्टो 500 रुपए भी पहुंच सकता है। तो सोचिए कहानी कहां तक। तो आप सामने वाले को 10 लाख लगा के अगले 5 साल में उसी पैसे से 16 लाख दे सकते हैं। अब और क्या चाहिए आपको? और अब क्या चाहते हैं हम लोग मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट भी रहेगी तभी तो हम रहेंगे। तो क्रिप्टो आनंद योजना, इससे और भी चीजें हैं मेरे पास, और भी मैंने आज बहुत सारी इस पे कैलकुलेशन किया कि कहाँ और हम लगा के और ज्यादा बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कैलकुलेशन लगाया कि इसी पैसे से हम 9 साल मोरल नौरंग योजना चला सकते हैं। मैंने उसका भी कैलकुलेशन आज किया। जेब से 1 रुपए नहीं लगेंगे, और इसी 20,000 रुपए से आप 9 साल मोरल नौरंग योजना चला लेंगे। सोचिए कि 9 साल बाद आपके पास 27 लाख रुपए होंगे, और एक क्रिप्टो भी बचा रहेगा आपके पास, क्योंकि ये तो 50 महीने बाद रिलीज हो जाएगा। मैंने उसकी भी आज चार्ट बनाई पूरी और बताया सामने वाले को। अब और क्या चाहिए हमें? दूसरा, तीसरा जो है वो गोवा टूर। गोवा टूर के लिए तो क्या बताएं, जिस तरह से आज मैसेज आया है, वाकई में जो लास्ट टाइम हम 400-450 लोग गए थे, अप्रोक्स 500 के आसपास, 5,000 जा सकते हैं हम। ये भी सीमित अवधि के लिए है। आप हर सेगमेंट से गोवा टूर अचीव कर सकते हैं। तो इन 4 चीजों पे, बाकी भी हैं ऑफर्स, बहुत सारे चल रहे हैं, और एक सदे सब सदे हो सकता है। मेरा मानना है कि इन 4 पे हमें फोकस और कंटिन्यूटी की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी सिनेरियो को बदल देगा, आपकी भी और कंपनी की भी। तो क्रिप्टो आनंद, विकास रत्न और विकास महारत्न, ठीक है, और साथ में गोवा टूर, इन सब पे अगर फोकस कर देंगे तो, साथ में अगर महारत्न पे फोकस करेंगे तो दुबई टूर, थाईलैंड टूर। और मैं बता दूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दुनिया घूमिए साथियों, क्योंकि जिंदगी अगली जन्म का पता नहीं, और ये जन्म में मोरल मिल गया है तो हमसे और आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ जो कुछ मिलता है, आप मेरे से ही कंपेयर करिए ना, कि जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग के नाम से इतनी दूर भागता था, आज इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ बदल दी है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं हर साल अपनी फैमिली को ट्रिप पे ले जाता हूँ। हम इस बार अभी क्रूज पे गए थे, 5 स्टार 7 स्टार लेवल की चीजें होती हैं। क्या एक, मैं नहीं कहता कि ये पॉसिबल नहीं है सभी के लिए, लेकिन एक, मैं अगर जॉब करता तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आज के डेट में मेरे बेसमेंट के जो मेरे साथी है वो 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आज भी वो 1-1 रुपए सोच के खर्च करते हैं।
इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैरियर बनाने का इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मेरे पास दोनों साइड का अनुभव है, जॉब का भी और डायरेक्ट सेलिंग का भी। तो मेरा मानना यह है और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी संस्था, आप लोग को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना भूतो और ना भविष्यति। भविष्य पे मेरा कंट्रोल तो नहीं है, ना मैं जानता हूं, लेकिन फिलहाल मेरा अनुमान है कि अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है मार्केट में जो मोरल के कंपेयर में खड़ी हो सके। हम पता नहीं क्यों हम दुनिया के पे छा नहीं रहे हैं, लेकिन छाएंगे जरूर। एक चीज ये भी समझिएगा, मैं मानता हूं, मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कहता हूं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि मोरल सर इतनी बड़ी संस्था है, इतना कुछ है, तो मार्केट में इसका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने नाम नहीं सुना। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि सर खुशबू बहुत धीरे धीरे फैलती है, बदबू हमेशा तेजी से फैल जाती है लोगों के पास। ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो आई, जो रातों रात लोगों तक पहुंची और रातों रात बंद हो गई। तो मोरल एक खुशबू है, लेकिन इस खुशबू को हमें अब तेजी से फैलाने की जरूरत है, क्योंकि हम 18वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, महाकुंभ होने जा रहा है। मोरल अब युवा जवानी की दहलीज पे कदम, एडल्ट होने जा रही है मोरल। अभी तक मोरल युवावस्था में, जो कहते हैं ना, किशोरावस्था में चल रही थी, लेकिन मोरल अब एडल्ट में जा रही है, युवावस्था में प्रवेश कर रही है। तो हम सभी साथियों की भागीदारी बनती है कि अपनी कंपनी के प्रति, अपने संस्था के प्रति, जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, जिससे हमारी परिवार चल रहा है, जिससे हमें मान सम्मान पहचान मिल रहा है इस देश और दुनिया में, हम देश दुनिया घूम रहे हैं, इसके प्रति हम समर्पित रहें, कमिटेड रहें और कंटिन्यू अप्रोच करते रहें और आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय, हमें एक निर्धारित समय दी गई थी, बातें बहुत सारी हैं। अगली पाठशाला में मैं फिर आप लोगों से कुछ नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ फिर रूबरू होना चाहूंगा, अगर मैनेजमेंट हमें बुलाएगी तो। धन्यवाद साथियों, और पुनः एक बार सभी लीडर्स का थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने हमें इतनी देर तक सुना, और मैनेजमेंट का भी एक बार आभार, कंपनी को कोटि कोटि प्रणाम, हमारी मोरल मातृ संस्था को। और धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय मोरल। थैंक यू साथियों।